हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारी 8th यूनिट क्लास 12th की, जिसका नेम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। जो हमारी ये यूनिट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इसमें हम टॉपिक करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और जो इसकी एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स में वो टाइप्स ऑफ लीवर, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, एंड लास्ट प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोमैकेनिक्स होती क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। यह जो हमारी बायोमैकेनिक्स है दो वर्ड से मिलकर बनी है, बायो प्लस मैकेनिक्स। जो हमारा बायो होता है इसका मतलब होता है लाइफ और लिविंग थिंग्स। जो भी हमारी लिविंग थिंग्स होती है वो हमारे क्या होती है, बायो। फिर हमारा होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट और फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, कि जो भी हमारी मूवमेंट हो रही है और उस पर जो भी फोर्स लग रहा है वो हमारे किसके अंदर आती है, मैकेनिक्स। अगर हम देखें तो बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि जो हमारी बायोमैकेनिक्स होती है उसमें हम जो भी मूवमेंट होती है और जो भी उस पर मोमेंट पे फोर्स लगता है उसी का हम इसमें अध्ययन करते हैं बायोमैकेनिक्स में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारी बायोमैकेनिक्स का इसका हमारे स्पोर्ट्स में क्या यूज है, इसके द्वारा हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम अपने इंजरी रिस्क को कम कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। जो हमारे न्यूटन लॉ थे वो किसने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। इसने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ दिया था इसने एक्शन एंड रिएक्शन। इसने अपने लॉ में क्या एक्सप्लेन किया है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है और किसी भी फोर्स का उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है। इन्होंने अपने जो लॉज है उनमें ये एक्सप्लेन किया है। तो हम देखते हैं कि इसने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला है कि जैसे कोई भी चीज़ है वो तब तक अपनी इनर्शिया पोजीशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, या कोई भी चीज़ है जो मूव कर रही है वो तब तक मूव करती रहेगी अपनी सेम स्पीड में जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या बाहरी फोर्स ना लगे। जैसे कोई भी बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड में पड़ा है, वो तब तक वहाँ पे पड़ा रहेगा जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। कोई भी बॉल है वो मूव कर रही है, जा रही है वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जब तक वो मूव करती रहेगी। इसमें इसने यही बताया है। दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और स्टेशनरी पोजिशन until or unless external force is applied on it. Further, it implies that it keeps on moving with the same speed and duration if no force is applied to stop or change the direction of that object. ये हमने कर लिया कि कोई भी मतलब एक्सटर्नल फोर्स कैसे उस पर यूज होगा। सेकंड लॉ है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इस लॉ में इसने क्या बताया है कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है, मोशन है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस किस पे, फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, कि कितना उस पर फोर्स लग रहा है और कितना उस ऑब्जेक्ट का मास है। जो मूवमेंट होगी इनके बेस पे होगी। इसने बताया है इस लॉ में F इजिक्वल टू एम ए, जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास और एक्सेलरेशन की। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम जितना उसको जिस फोर्स के साथ हम उसको पुश करेंगे, जितना फोर्स उस पर लगाएंगे वो इतना ही आगे जाएगा। जैसे अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। अगर हम हल्की सी ताकत लगाएंगे, हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। और जो मास का और एक्सेलरेशन का
जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्सली है, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो जो उसकी एक्सेलरेशन है, जो उसकी स्पीड है, वो क्या होगी, कम होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हल्का है, उसका मास कम है, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम स्पोर्ट्स में देखें, कोई भी बॉल है, अगर हम उसको किक करते हैं, अगर हम ज़्यादा फोर्स के साथ उसको किक करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। अगर हम उसको हल्के से फोर्स के साथ किक करेंगे तो वो क्या होगी, थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगी और थोड़ी दूर जाके क्या होगी, रुक जाएगी। फिर हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। इसमें क्या है कि जैसे ही हम जितनी स्पीड के साथ हम कोई एक्शन करते हैं, उतना ही हमें क्या मिलता है, उसका उतनी स्पीड के साथ ही रिएक्शन मिलता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम कोई भी बॉल है उसको दीवार पे मार रहे हैं, हम जितनी भी स्पीड से उस बॉल को दीवार पे मारेंगे वो उतनी ही स्पीड से हमारे पास वापस आएगी। अगर हम उस किसी बॉल को स्लोली मतलब हल्के से मारते हैं तो वो हल्की सी स्पीड के साथ आएगी। अगर ज़्यादा स्पीड के साथ मारते हैं तो दीवार पे वो वापस हमारे साथ क्या आएगी, ज़्यादा स्पीड के साथ आएगी। जैसे अगर हम अपने इसमें देखें, स्पोर्ट्स में देखें कि कोई भी रनर है, वो दौड़ रहा है, वो वो जितना फोर्स मतलब ग्राउंड को बैक करने में लगाएगा, उतना ही फोर्स है जो धरती है वो उसको आगे पुश करने में लगाएगी। ठीक है। स्विमिंग में देखें तो जैसे स्विमर होते हैं वो अपने हाथों से क्या, पानी को पीछे धकेलते हैं। जितने फोर्स के साथ, जितनी ताकत के साथ वो पानी को पीछे धकेलते हैं, उतना ही पानी उनको क्या करता है, आगे पुश करता है। तो क्या है कि जितना हम उस पर एक्ट करते हैं उतना ही वो हमारे ऊपर अपोजिट रिएक्ट करती है। जो इसकी इम्पोर्टेंस है न्यूटन लॉ की हमारी फिजिकल एजुकेशन में, वो क्या क्या है कि ये स्पोर्ट्स टेक्निक को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, बैलेंस एंड मूवमेंट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, इंजरी से बचाने में हेल्प करती है, और जो हमारी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी होती है उसको इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हमारा लीवर्स। लीवर्स हमारा क्या होता है, आ लीवर इज आ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स us move or lift a load with less effort. It works with the help of three main parts. कि हम किसी लोड को उठा रहे हैं लेस एफर्ट के साथ, ज़्यादा लोड उठाना ही हमारा किसके अंदर आता है, लीवर का बेनिफिट है। जो हमारा लीवर होता है वो आगे तीन पार्ट, इसके तीन पार्ट होते हैं, फलक्रम, एफर्ट और लोड। जो हमारा फलक्रम होता है वो हमारा फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड जो है लीवर रोटेट करता है। फलक्रम हमारा फिक्स पॉइंट होता है। जो एफर्ट होता है, एफर्ट हमारा क्या होता है, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, जो हम ताकत, जहाँ से हम ताकत लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट। लोड है जिस वेट या रेजिस्टेंस को हम मूव करवाना चाहते हैं, जिस वेट को हम उठाना चाहते हैं, लोड को उठाना चाहते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, वो हमारा क्या होता है, लोड होता है। तो जो हमारा लीवर होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। फिर आगे हम देखते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। जो हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर होता है वो क्या होता है, इसमें जो एफर्ट होता है वो बीच में होता है, सॉरी जो इसमें हमारा फलक्रम होता है वो बीच में होता है, और जो लोड और एफर्ट होता है वो साइड में होता है। जैसे हमने ग्राउंड में देखा है शीशा, हमारा शीशा होता है ना ऐसे, ये ऐसे होता है हमारा शीशा। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक साइड लोड होता है और एक साइड हमारा क्या होता है, एफर्ट होता है। हम यहाँ से एफर्ट लगाते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, और ये हमारा क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है। जैसे शीशा होता है, सीजर होती है, कैंची, हम जैसे कैंची नहीं होती है ऐसे, यहाँ पे उसका क्या होता है, फलक्रम फिक्स पॉइंट होता है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ से हम एफर्ट लगाते हैं और यहाँ हमारा क्या होता है, लोड होता है। अगर हम अपने बॉडी में देखें तो नेक जॉइंट, जो हमारा नेक जॉइंट होता है वो फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जो हमारा नेक जॉइंट होता है वो फलक्रम होता है। जो हमारी नेक की मसल्स होती है वो किसका काम करती है, एफर्ट की, और जो हमारा हेड का वेट होता है वो क्या होता है, लोड होता है।
फिर हमारा आता है सेकंड क्लास लीवर। इसमें हमारा जो लोड होता है वो बीच में होता है और एफर्ट और फलक्रम साइड में होता है। देखो जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर है उसमें क्या होता है, एल एफ ई, यानी कि फोर्स बीच में, एफर्ट और लोड साइड में, ये होता है फर्स्ट क्लास। सेकंड होता है, इसको घुमा दो, ई एल एफ, ठीक है, इसमें लोड बीच में होता है, फोर्स और एफर्ट साइड में होते हैं। थर्ड क्लास लीवर होता है, फिर इसको घुमा दो, एफ ई एल, इसमें एफर्ट बीच में होता है। फर्स्ट क्लास में एल एफ ई, सेकंड में फिर इसको घुमा दो ई एल एफ, थर्ड में फिर इसको घुमा दो एफ ई एल। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। सेकंड क्लास लीवर में हमारा लोड बीच में होता है और जो हमारा फोर्स और एफर्ट होता है वो हमारा साइड में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो हमारी व्हील बैरो, जो हमारी व्हील बैरो होती है वो सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल होती है। जैसे जिसमें ये ईंट वगैरह ढोते हैं ना, वो जो हमारे जो उस पर वो ईंटें वगैरह रखी होती है वो तो हमारा क्या होता है, लोड। और जहाँ पे हम पकड़ के चलते हैं वहाँ से हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट, फोर्स लगा रहे हैं। और जो उसके वो व्हील्स होते हैं वो हमारा किसका काम करते हैं, फलक्रम का काम करते हैं। अगर हम हमारे बॉडी में इसका एग्जाम्पल देखें तो स्टैंडिंग ऑन टोज, पंजे पे खड़े होना इसका एग्जाम्पल है, जिसमें जो हमारे टोज होते हैं वो फलक्रम का काम करते हैं क्योंकि वो फिक्स पॉइंट है। जो लोड होता है वो हमारी बॉडी का वेट है जो उस पर पड़ा है। और एफर्ट कहाँ से लगेगा, जो हमारी काफ मसल होती है वहाँ से एफर्ट लगेगा। जो सेकंड क्लास लीवर में हमारी जो एफर्ट आर्म और फोर्स आर्म होती है वो ज़्यादा होती है किससे, रेजिस्टेंस आर्म में। जो हमारी एफर्ट आर्म होती है वो यहाँ तक होती है जहाँ पे हमारा लोड होता है और एफर्ट लगाते हैं। और जो हमारी लोड आर्म होती है वो होती है जहाँ से फलक्रम का पॉइंट होता है और जहाँ तक हमारा लोड होता है, ये हमारी क्या होती है, लोड आर्म होती है। जो सेकंड क्लास लीवर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि हम लेस एफर्ट के साथ ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल ले लो, ईंट ढोने वाला, कि कितनी भी ईंट उसमें रख दो तो थोड़े से एफर्ट के साथ उसको ले जा सकते हैं ना। तो यही हमारे सेकंड क्लास लीवर का बेनिफिट है। फिर हमारा थर्ड क्लास लीवर आता है, जिसमें क्या होता है, इसमें एफर्ट बीच में होता है, एक साइड लोड होता है, एक साइड फलक्रम होता है। जैसे हम देखें तो बाइसेप फ्लेक्शन, बाइसेप फ्लेक्शन इसका मेन एग्जांपल है, जहाँ पे जो फलक्रम है वो कौन सा हमारा होता है, जैसे ये होते हैं हमारा बाइसेप फ्लेक्शन, जैसे फ्लेक्स करते हैं तो जो ये हमारा है, ये हमारा क्या है, जॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, फलक्रम। और जो हमारी बाइसेप मसल है यहाँ से क्या लगता है, एफर्ट लगता है। और जो हम यहाँ पे जो वेट उठा रहे हैं वो हमारा क्या है, लोड है, ठीक है। जो हमारा थर्ड क्लास लीवर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पीड को बढ़ाने में। और जो इसमें रेजिस्टेंस आर्म होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा बड़ी होती है एफर्ट आर्म से। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर हम इजी वे में समझे तो कि बैलेंस, कि जब हमारी बॉडी बैलेंस में होती है, जो उस पर फोर्स लगते हैं उसका उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो तब वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। when the value of all the forces acting on an object is zero, जो फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं, अगर उनका हमारी बॉडी पर कोई असर ना पड़े, हमारी बॉडी मूव इधर उधर मूव ना रहे, एक बैलेंस बनाए रखे, तब हम क्या कह सकते हैं कि हमारी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो वो बैलेंस्ड है। when our body does not fall, rotate or change its motion because all forces are balanced, it is in equilibrium। जैसे कोई ये बॉडी है, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहे हैं यहाँ से, अगर इनका इस पे कोई असर ना पड़े, ये ऐसे ही रहे, तब ये किस पोजीशन में है, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फिर आगे हम इसके काइंड्स देखेंगे कितने टाइप्स की होती है ये। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल इक्विलिब्रियम,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन केस यू स्लाइटली मूव अ स्टेबल ऑब्जेक्ट एंड इफ इट मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इट इज देन सेड बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे भी कोई एक स्टेबल ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर थोड़ा फोर्स लग गया, वो हल्की सी डिस्टर्बेंस के बाद दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जैसे कि पेंडुलम, जो हमारा पेंडुलम होता है वो ऐसे रोटेट करता है ना, ऐसे ऐसे, फिर वो लास्ट में अपनी पोजीशन पे आ जाता है जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि वो स्टेबल रहता है। जैसे आ पर्सन स्टैंडिंग स्ट्रेट विदाउट मूविंग, कोई भी इंसान है वो खड़ा है एक जगह पे, ठीक है, वो अपने क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो खड़ा है तो बैलेंस बना रहा है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर हमारा सेकंड आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फिर वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कोन है, ठीक है, ये हमारी कोन है, इसको हम ऐसे ऐसे मतलब खड़ी करेंगे इसको ऐसे टिप पे, तो फिर क्या होगी? ये अनस्टेबल रहेगी, कहीं कभी यहीं गिरेगी, कभी इस साइड गिरेगी, कभी तो स्टेबल तो नहीं, बैलेंस नहीं बना रही, तो फिर ये क्या हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे कोई प्लेयर है, वो एक पैर पे खड़ा है, ठीक है, कोई भी प्लेयर है वो एक पैर पे खड़ा है, तो फिर वो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वो बैलेंस नहीं, कभी इस साइड गिरेगा, कभी इस साइड गिरेगा, वो अपना बैलेंस नहीं बना सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमारा इक्विलिब्रियम है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो बेस होता है, जितना ज़्यादा ब्रॉडर इसका बेस होगा, वो ज़्यादा उसकी ज़्यादा वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर उसका बेस नैरो होगा, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है कोन वाला, इसका बेस क्या है? नैरो है, तो फिर इसका जो ये किस इक्विलिब्रियम में होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। फिर हमारा थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। व्हेन आ बॉडी मूव्स टू अ न्यू पोजीशन बट रिमेन्स बैलेंस, कि कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है न्यू पोजीशन में लेकिन फिर भी वो बैलेंस्ड रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये जैसे ज़्यादातर रोलिंग चीज़ होती है ना, जैसे बॉल है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है, सेम चाहे कहीं पे सेम रहता है। जैसे कोई बॉल है वो मूव कर रही है, ठीक है, वो कहीं भी मूव करे, लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहीं रहेगी सबकी, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, तो फिर ये जो इसका इक्विलिब्रियम है ये बैलेंस रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फिर हमारा आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity, all individual and objects have a center of gravity which can shift depending on position or movement of the individual or object। कि जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, सबकी अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है या वो मूव होता है, तो उसके आधार पर जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाती है। वट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट इन द बॉडी वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू एक्ट। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमारा एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिस पे हमारी बॉडी क्या बैलेंस रहती है। हम मानते हैं कि जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो एक पॉइंट होता है जिस पे जो हमारी बॉडी का होल वेट है ना वो कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, कोई भी इंसान है तो हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पता वहाँ मानते हैं, जो हमारा पेट होता है ना, एब्डोमिनल, वहाँ पे जो नेवल होती है उसके पास मानते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई इंसान है, यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा मूव होता है, ठीक है, ये यहाँ पे मूव हो गया, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता है, जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये ऊपर चला जाता है, तो फिर जो ये बैलेंस नहीं बना पाता। जैसे ये सीधा खड़ा रहता है तो बैलेंस बना लेता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी सेंटर में है तो ये बैलेंस में रहता है। अगर ये थोड़ा सा मूव होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, तो फिर क्या होता है? ये अपना बैलेंस नहीं बना सकता, ये फिर ये ऐसे ढुलता है, गिर जाता है। तो मेन रोल हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है वो बैलेंस बनाना होता है। बैलेंस बनाने में सबसे ज़्यादा काम
काम आती है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? जैसे ब्रॉडर द बेस ग्रेटर द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा ब्रॉडर उसका स्पेस होगा, जितनी चौड़ा उसका बेस होगा, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी अच्छी होगी। जैसे कोई भी ऐसी ये चीज़ है, ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे है, तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये गिरेगा नहीं ऐसे। अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको ऐसे कर दें, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ चली जाएगी, तो इसका जो बेस है वो नैरो हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो कहीं कभी यहीं गिरेगा, कभी इस साइड गिरेगा, ठीक है। फिर लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी नीचे होगी वो ऑब्जेक्ट उतना ही स्टेबल होगा, जैसे हमने यहाँ देखा है। बॉडी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, कि जितना ज़्यादा किसी भी व्यक्ति का वेट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ अपोजिट फोर्स दैट स्लो डाउन और स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट टचेज अनदर सरफेस। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम मूविंग ईजिली। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो एक अपोजिट फोर्स होता है। जैसे हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, उसके अपोजिट जो भी फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे हमने कोई भी बॉल को फेंका, हमने फोर्स लगाया, वो बॉल गई, थोड़े टाइम के बाद वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। वो क्यों रुकती है? क्योंकि उस पर क्या है? फ्रिक्शन लगता है। वो अपोजिट फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्टॉप करता है और स्लो भी करता है। फिर हमारे आगे आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। अगर हम मेनली इसके टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। आगे डायनामिक फ्रिक्शन के पार्ट है, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये जितने भी फ्रिक्शन है ये डायनामिक फ्रिक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कीप्स ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखता है, यानी कि स्टेट पोजीशन में रखता है, स्टैटिक पोजीशन में रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी हैवी वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, हम उसको पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो मूव नहीं होता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। कि हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके अपोजिट भी एक फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट वो मूव नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आगे हमारा आता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है? कि जो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उसके अपोजिट जो भी फोर्स लगता है, जो उसको स्लो डाउन करता है या स्टॉप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका आगे पार्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द ओपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि जैसे भी कोई प्लेयर है वो स्लाइड कर रहा है, जैसे आइस स्केटिंग कर रहा है, जैसे वो आइस स्केटिंग कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, वो जा रहा है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो रुक जाता है या स्लो हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? कि उसके अपोजिट एक स्लाइड फ्रिक्शन लग रहा है, जिससे वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है या रुक जाता है। फिर आगे है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल होता है सरफेस पे, तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। जैसे कोई बॉल है, वो क्या रोल करती है, कुछ टाइम के बाद वो स्लो हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके अपोजिट क्या लग रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल है, जो हमारी साइकिल बाइसिकल की वो होती हैं, टायर होते हैं, वो भी रोलिंग फ्रिक्शन में होते हैं। फिर आगे हमारा आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ये हमारा कब लगता है? फ्लूइड फ्रिक्शन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ लिक्विड और गैस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड, किसी भी तरल पदार्थ और गैस में मूव कर रहा है, जो उसके माध्यम से फ्रिक्शन लगता है, उसके अपोजिट जो भी फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कोई भी स्विमर होते हैं, स्विमर मूविंग इन वाटर, आ साइक्लिस्ट फेसिंग एयर रेजिस्टेंस। जो भी स्विमर होते हैं वो पानी में स्विमिंग करते हैं, तो
वो स्विमिंग करते करते वो अपना फोर्स लगाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है कि मतलब थक जाते हैं। वो थकते क्यों हैं? क्योंकि उनके अपोजिट फोर्स लगता है, तो उन्होंने अपना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो थक जाते हैं। ऐसे ही साइकिलिस्ट फेसिंग एयर रेजिस्टेंस, जो साइकिलिस्ट होते हैं वो साइकिल चलाते हैं, तो वो चलाते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद मतलब उनके अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, जिससे उनसे क्या होती है, थकावट होती है, और उनकी जो वो परफॉर्मेंस होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक साइकिलिंग चला नहीं सकते, क्योंकि उनके अपोजिट क्या लग रहा है, फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। जो फ्रिक्शन के एडवांटेज होते हैं स्पोर्ट्स में, वो क्या होता है, फ्रिक्शन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स बिकॉज इट हेल्प्स एथलीट परफॉर्म बेटर एंड सेफली। ये किसी भी एथलीट को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बेनिफिशियल होता है, सेफली वो उस परफॉर्मेंस को करे, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये स्लीपिंग मतलब किसी भी एथलीट को स्लीप होने से बचाता है, क्योंकि जैसे ग्राउंड और शूज के बीच में फ्रिक्शन लगता है, अगर ये फ्रिक्शन नहीं लगता तो हम फिसल जाएंगे। जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, हम कोई भी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर हम फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो फ्रिक्शन है वो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द स्पेस आइदर हॉरिजॉन्टली और इन एन एक्यूट एंगल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसको किसी भी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे थ्रो किया, जो हमारा ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या है, ये नीचे आ जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, जैसे जैवलिन थ्रो है, जैवलिन थ्रो कैसे, जैसे ऐसे आती है जैवलिन थ्रो, उसको ऐसे फेंकते हैं, नीरज चोपड़ा जी फेंकते हैं, तो जो हमारा ये बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बनते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जो हमारे जैवलिन थ्रो है वो कैसे मूव होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। जो हमारी ये प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ग्रेविटी का इस पर इफेक्ट पड़ता है, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है, स्पीड उसकी कैसी है उसका इफेक्ट पड़ता है, किस एंगल से हम फेंक रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ता है, और उसकी हाइट कितनी है उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारी क्या होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींचती है। जैसे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, अगर हमारी ग्रेविटी नहीं होगी तो वो पता नहीं कहाँ हवा में चला जाएगा, वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रहा है। फिर हमारा आता है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का जो फ्रिक्शन फ्रॉम एयर, जो एयर से जो भी फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। कि जैसे भी कोई चीज़ थ्रो की, तो जो एयर जो इसके अपोजिट फोर्स लगेगा वो इसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो एयर रेजिस्टेंस का भी हमारे जो प्रोजेक्टाइल है इस पे इफेक्ट पड़ता है। जो एयर रेजिस्टेंस है वो किसी भी मूवमेंट को क्या करता है, स्लो करता है। फिर हमारा इसमें थर्ड फैक्टर आता है स्पीड। कि जैसे स्पीड का इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जितनी ज़्यादा स्पीड से आप किसी चीज़ को फेंकेंगे वो उतनी ही दूर तक जाएगी। अगर आप किसी चीज़ को धीरे फेंकेंगे, स्लो स्पीड से फेंकेंगे, तो क्या होगी, वो थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा वो चीज़ क्या डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्पीड से फेंका तो वो यहाँ पड़ेगा, अगर स्लोवली फेंका तो यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे वो तो अच्छा पाथ कवर करेगी। फिर हमारा आता है एंगल, कि हमने किस एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करना चाहिए। अगर हम देखें, अगर हम 90 डिग्री पे देखें, 90 डिग्री पे क्या है, जैसे ये 90 डिग्री पे है तो बस वो यहीं पे आके गिर जाएगा। अगर हम 75 पे देखें तो वो यहीं पे आके गिर जाएगा। अगर हम 30 पे देखें तो यहीं पे आके गिर जाएगा। अगर हम 45 एंगल पे देखें तो वो ऐसे पाथ मतलब अच्छे वाला पाथ कवर करेगा। तो जो भी बेस्ट एंगल माना जाता है किसी भी
ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए वो 45 डिग्री माना जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा हाइट की, किस हाइट से हमें फेंकना चाहिए। ये वैसे तो गेम टू गेम वैरी करता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जितनी ज़्यादा हाइट होगी इतना ही ज़्यादा पाथ वो कवर करेगा। जैसे एक तो यहाँ से फेंके तो यहाँ पे गिरेगा, अगर एक इस हाइट से फेंके तो वो ऐसे गिरेगा। तो हाइट अच्छी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हाइट होगी इतना ही अच्छा वो अपना पाथ बनाएगा और इतने ही ज़्यादा दूर तक वो अपने ऑब्जेक्ट को फेंक सकेगा। फिर अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्टाइल के बारे में समझें तो देखो, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टली ये पाथ होता है इसको तो हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये क्या बना लेता है, पैराबोला। और जो इसने ये पाथ कवर किया है, ये रास्ता बना है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। इसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। जो ये सबसे ज़्यादा हाइट होती है इसको बोलते हैं पीक पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, पीक पॉइंट। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ से ट्रैजेक्टरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना टाइम लेता है पीक पॉइंट तक पहुँचने में, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, और जो लैंडिंग तक का और पीक पॉइंट तक का जो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं डिसेंट। तो ये था हमारा इजी सा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया जो भी मैंने समझाया है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।